अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से एक और तनाज़ा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मुसलसल अपने ही चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवालात उठा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत अहमियत इख्तियार कर गई थी और सवाल उठ रहा था कि आज की समाअत में क्या होगा। मगर आज की समाअत के बाद एक और तनाज़ा सामने आ गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहली ही समाअत में बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म इम्तना पर एतराज़ उठाकर वाज़ेह किया था कि वो इस बेंच को बेंच ही नहीं समझते। पहले उस कानून का फैसला किया जाए, फिर उन जजेस के अलग होने के बाद 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हो गया और फिर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद 9 रुकनी बेंच मजीद छोटा होकर 6 रुकनी रह गया। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का जब तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले की समाअत के लिए फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने नोट के फुट नोट में अपने इसी मौक़िफ़ के हवाले से लिखा था कि इस बारे में मेरा 22 जून 2023 का नोट देखा जाए। मगर दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो 22 जून की समाअत का हुक्मनामा दस्तयाब है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट शामिल ही नहीं है और ना ही उसे अब तक अलग से अपलोड किया गया है। जैसे काजी फाइसा का नोट भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर पहले आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें फौजी हिरासत में मौजूद 102 अफराद के हवाले से अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालत को फराहम की गई तफसीलात और यकीन दहानियों को अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। जबकि अहम बात यह भी है कि आज की समाअत के बाद और इस हुक्मनामे से पहले सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ था, जिसमें बेंच के एक और रुकन जस्टिस याया आफरीदी का नोट शामिल है, जिसमें उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने का मामला उठा दिया है। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने नोट में लिखा है कि मौजूदा चार्ज सियासी मंजरनामे में जहां मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है और कौम नए इंतखाबात के लिए तैयार हो रही है, तो ऐसे में मौजूदा बेंच की तश्कील के खिलाफ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात समझ में आते हैं। मगर जो बात सबसे ज़्यादा संजीदा है और जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो बेंच के अराकीन की जानिब से बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी एतराज़ात हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने एतराज़ात तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड करा चुके हैं और अभी एतराज़ात अवाम की दस्तरस में हैं। इसलिए मौजूदा बेंच की तश्कील का मामला फौरी तवज्जो और मोहतरम चीफ जस्टिस की जानिब से दोबारा गौर किए जाने का तकाजा करता है, ताकि अवाम के निज़ाम इंसाफ पर एतमाद को ठेस ना पहुँचे। जस्टिस याया आफरीदी ने मज़ीद लिखा कि मैं किसी भी तरह सीनियर तरीन जज के तहरीरी नोट में बयान की गई वजूहात से इत्तफाक या उनकी तौसीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई अगर सीनियर तरीन जजेस के एतराज़ात से इत्तफाक ना भी करता हो तो भी ये बात मुनासिब इक़दामात लेने का तकाजा करती है, ताकि अदालत के अंदर हम आहंगी रहे, इदारे की साख बरकरार रहे और अवाम का अदालत पर एतमाद बहाल रहे। लिहाजा मेरे ख्याल में मौजूदा दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना इस हवाले से पहला मुनासिब कदम हो सकता है। जैसे याया आफरीदी के नोट के मुताबिक इस तरह का कोई इकदाम उठाए बगैर मौजूदा बेंच कोई फैसला जारी करेगा तो उस फैसले को वो अहमियत नहीं मिलेगी जिसका वो हक रखता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूं कि मौजूदा बेंच की दोबारा तश्कील पर गौर करें और ये दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भिजवा दें। जस्टिस याया आफरीदी का ये नोट 23 जून की समाअत का है, जो आज 3 दिन बाद अपलोड हुआ है, जिसमें उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह फुल कोर्ट की तश्कील का मामला उठाया है। साथ ही अपने इदारे में हम आहंगी, उसकी साख और अवामी एतमाद की भी बात की है। यही बातें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के हवाले से सामने आ रही हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहली ही समाअत के बाद अपने नोट में जहां कई दीगर एतराज़ात उठाए थे, तो वहीं ये बात भी लिखी थी कि मौजूदा आईनी दरख्वास्तों से मिलते जुलते 26 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से दायर शुदा हैं। ये मुकदमात पेशावर हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ दायर किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2019 को हुक्म इम्तना जारी किया था, जो आज तक बरकरार है। इन मुकदमात की आखिरी समाअत 4 दिसंबर 2019 को हुई थी। जब एक दफ़ा किसी मुकदमे की समाअत शुरू हो जाए तो उसका बिला ताखीर फैसला होता है, लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद इन 26 मुकदमात को तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया और मौजूदा पिटीशंस को कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवालात उठा रहे हैं, खासतौर पर बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा रहे हैं। जजेस नोट लिखते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होते हैं या फिर ताखीर से अपलोड किए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो अपलोड होने के बाद वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। और आम बात यह है कि चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के इन खदशात को अहमियत भी नहीं दे रहे होते हैं।
2 सीनियर जजेस की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की राय आने के बावजूद आज भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स का केस 6 रुकनी बेंच ने ही सुना और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम अटॉर्नी जनरल ने फौजी हिरासत में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात अदालत में जमा करा दी, लेकिन साथ ही ये भी इस्तदा कर दी कि यह फहरिस्त अवाम के सामने ना रखी जाए, यानी पब्लिक ना की जाए। आज 6 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वजाहत देते हुए कहा कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के मुतज़ाद बयानात हैं तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुताल्लिक बात नहीं करूँगा। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि ऐसा क्या है कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फौजी अफसरान को नहीं देता लेकिन बाकी शहरियों को हासिल है। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज किए गए बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ होंगे। फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। 21वीं आईनी तरमीम में उसूल तय किया गया कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जैसे याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सिविलियंस का फौज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। ये केस सिविलियन के अंदर ताल्लुक की बात करता है। अदालती नज़ायत के मुताबिक अगर सिविलियंस के अफवाज में अंदरूनी ताल्लुकात हों तो तब फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कौन तय करता है कि सिविलियन के फौज में अंदरूनी ताल्लुकात हैं, लिहाजा ट्रायल फौजी अदालत में होगा। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल मुल्जिमान की हवालगी से मुताल्लिक बताएं कि कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान की हवालगी से मुताल्लिक 2D1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि FB अली केस के मुताबिक सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में ही हो सकता है। जंगी हालात ना हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। उजैर भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D तो कहता है कि ये उन अफराद पर लागू होगा जो अफवाज से नहीं हैं। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D का इतलाक उन सिविलियंस पर होता है जो अफवाज की कार्रवाई पर असरअंदाज हो। जैसे मज़ाहिर नकवी ने सवाल उठाया कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज किया गया जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं है तो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हवालगी की इजाज़त कैसे दे दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दिखाएं। तो उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक किसी भी ममनुआ इलाके पर हमला या इस्तेमाल जिससे दुश्मन को फ़ायदा हो वो जुर्म है। तो जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि ममनुआ इलाका तो वो होता है जहाँ जंगी प्लान्स या जंगी तनसीबात हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोरल होता है। आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करने से उनका दुश्मन से लड़ने का जज्बा कम हो जाता है। आर्मी अफसरान अपने हाई मोरल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अगर मोरल मुतासिर होता है तो उसका फ़ायदा भी दुश्मन को होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में गिरफ्तार अफराद को पेश किया गया, वहाँ कोई चार्ज आयद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर भी कार्रवाई करना तो मज़े का खेज़ है। तो उजैर भंडारी ने कहा कि जो अफराद गायब हैं उनके अहले खाना शदीद परेशानी का शिकार हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आर्मी रूल्स के मुताबिक पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर तहकीकात या कार्रवाई का आगाज़ होता है। किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं है तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। आर्मी अथॉरिटीज़ तो इस तरह कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखती। एक मजिस्ट्रेट भी मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कि जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज के बगैर कैसे किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल शुरू किए और उनका कहना था कि एक पूरा कानूनी अमल है जो मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तारियां की गई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर कार्रवाई हुई है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपसे कल कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब तो दें। जैसे मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि आपने बयान दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात अदालत में जमा करा दी और मज़ीद कहा कि 102 अफराद फौजी हिरासत में हैं। पहली बात यह है कि फौजी हिरासत में इन अफराद को अहले खाना से फ़ोन पर गुफ्तगू की इजाज़त है। मुतल्लिका फ़र्द से वालिदैन रब्ता कर सकते हैं और हफ्ते में एक मुलाकात कराई जाती है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ज़ेर हिरासत अफराद को कपड़े और किताबें फराहम की जाती हैं, क्या फ़ोन कॉल रोज़ाना हो सकेगी? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फ़ोन कॉल और मुलाकात के लिए दरख्वास्त करना होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कई जेलों का दौरा किया जहाँ कैदियों को फ़ोन पर बात करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जेल में उन 102 अफराद को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया की जाएंगी। जेलों में कैदियों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आप कभी अडियाला जेल गए हैं? अडियाला जेल में खाने पीने का पूरे हफ्ते का शेड्यूल होता है, उसको देख लें। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ज़ेर हिरासत कैदियों को वही खाना फराहम किया जाता है जो स्टाफ को दिया जाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या ये जो 102 अफराद की लिस्ट आपने दी है ये पब्लिक होगी? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्त है कि 102 अफराद के नाम की तफसीलात की लिस्ट पब्लिक ना की जाए, अभी वो ज़ेर तफ्तीश है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि जब लिस्ट आपने बना दी है तो उसको पब्लिक करने में क्या कबाहत है? जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि ये कह दें कि आप लिस्ट पब्लिक करेंगे, लेकिन पहले गिरफ्तार अफराद का अहले खाना से रब्ता करा दें। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ईद के दिन पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि कौन मिलिट्री की तहवील में है। एक बात जहन में रखें कि हर कैदी अपने अहले खाना से रब्ता कर सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि लिस्ट पब्लिक कर दें ताकि शुबहात ख़त्म हो कि कौन पकड़ा गया है, कौन नहीं पकड़ा गया है। जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर ये होगा कि अगर आप पहले कैदियों की लिस्ट जारी कर दें, जब तक वालिदैन आपके पास आएँ तब तक फौजी हिरासत में मौजूद अफराद की उनके अहले खाना से बात कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक अच्छी तजवीज़ है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 24 घंटे में ज़ेर हिरासत लोगों का उनके अहले खाना से रब्ता करा दिया जाएगा। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में भी इंतजाम है। लिस्ट पब्लिक करने से मुतालिक 1 घंटे में जजेस को चैम्बर में आगाह करूंगा। सहाफ़ियों और वकला से मुतालिक जो सवाल हुआ है उससे मुतालिक भी बताना चाहता हूँ। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि समझ नहीं आता कि 102 अफराद के नाम पब्लिक करने से गुरेज़ा क्यों हैं। ICJ की रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल में सज़ाए मौत का जिक्र भी था, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सज़ाए मौत सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब कोई फॉरेन एजेंट मुलविस हो। मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं है। मैंने 2 बातें की हैं, एक तो सज़ाए मौत नहीं हो सकती, दूसरा गिरफ्तार अफराद ज़ेर तफ्तीश हैं। ये समरी ट्रायल नहीं है, इसमें वकील करने की इजाज़त है। इस मौके पर वकील फैसल सिद्दीकी ने इस्तदा की कि हमारी दरख्वास्त है कि आइंदा समात तक ट्रायल ना शुरू किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अब ईद के बाद मिलेंगे, ईद के बाद पहले हफ्ते में बताएंगे कि केस की समात कब होगी। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदा की कि हुक्म दे दें कि इस केस के दौरान किसी सिविलियन का ट्रायल ना हो। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद के अभी ट्रायल नहीं हो रहे हैं, नहीं मालूम कि अगले 2 हफ्ते में तहकीकात कहां तक पहुंचेंगी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका बयान है कि वकील करने के लिए वक्त दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहिब, मैं आप पर जिरह नहीं कर रहा हूं। गिरफ्तार लोग शहरी हैं, उनका ख्याल रखें। हम इसको मस्बत अंदाज में देख रहे हैं। सहाफ़ियों, वकला, खवातीन और बच्चों के बारे में खास ख्याल रखें। अगर कोई पेशरफ्त होती है तो मुझे अगले हफ्ते में आगाह कर दें। हर एक का ख्याल रखें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समात जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी, लेकिन दरख्वास्त गुजारों की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मंजूर नहीं की। मगर आखिर में चीफ जस्टिस ने यह जरूर कह दिया कि उम्मीद है कि फौरी ट्रायल शुरू नहीं होगा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में क्या हो रहा है, बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है, मगर ये जो कुछ हो रहा है, नोट आना, कभी वेबसाइट पर आना, कभी ना आना, कभी देर से आना, कभी वेबसाइट पर आने के बाद उतार दिया जाना, फिर फुल कोर्ट के मुतालबे होना, ये आपके लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। और असल में अंदर की क्या कहानी है, क्या हो रहा है? जिया शाहजेब, ये बिल्कुल जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौर के अंदर अब तो ये एक मामूल बन चुकी है, जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से और उनके ऊपर एतराज़ात के हवाले से, और शफाफियत जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। इससे पहले भी जब याद होगा 184(3) के हवाले से हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का केस था, उसमें 184(3) के तहत रूल्स बनाने का जस्टिस काज़ी फ़ाइज़, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद का 2-1 का फ़ैसला था। उसके बाद रजिस्ट्रार जो थे उन्होंने अपने एक सर्कुलर के ज़रिए जो है वो उस फैसले को कलअदम कर दिया। फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच बना, जिसको के एतराज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो 7 जुरिस्डिक्शन हैं उनमें किस जुरिस्डिक्शन में बैठ के वो
जज साहिबान ने जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया, जबकि उसका ऑथर जज भी उसके अंदर मौजूद नहीं था। तो ये एतराज़ात जो हैं इस हवाले से तवातुर से चलते चले जा रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, जो अब नई पेशरफ्त हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन बिटवीन द लाइन जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। और वो आज जैसे याहिया अफरीदी का जो नोट है, इसके अंदर बड़ी ही एक बहुत बड़ी खबर जो है वो छुपी हुई है। और उसमें अगर आप पढ़ें तो जहाँ पर वो कहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए, और फिर वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ट्रस्ट, और उसके साथ मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, ये कॉमर्स के अंदर हैं। और ये तीनों जो लफ्ज़ हैं ये मुस्तार लिए गए हैं, और ये लिए गए हैं जो जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, यानी कि जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 10 है उसके अंदर ये शामिल है कि मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी और जो इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और फिर अवाम का एतमाद इदारे के ऊपर। तो ये एक तरह से एक और भी इशारा है कि फुल बेंच या एतराज़ात एक तरफ, लेकिन जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है वो चीफ़ जस्टिस के ऊपर भी लागू होता है कि वो इस हवाले से जो है वो चीज़ों को देखें, और फिर उसके बाद वो फुल कोर्ट की तश्कील की बात कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर नोट देखें तो उसके अंदर भी आइन का जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, गो के अपने करीबी रिश्तेदारों के हवाले से मुकदमात सुनने के हवाले से जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है उसका हवाला दिया गया है। फिर जस्टिस काजी फैज़ जो इंक्वायरी कमीशन था ऑडियो लीक्स का, उसके अंदर भी जो है वो आर्टिकल 4 का हवाला दे चुके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात अब जजेस की तरफ से जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से आ रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कल का नोट है उसके अंदर भी जो आपने अभी जिक्र किया कि हाशिए के अंदर बताया गया कि 22 का भी मेरा एक नोट है, उस नोट के साथ जो है उसको पढ़ा जाए इसी हवाले से। तो वो नोट भी मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो नोट मौजूद नहीं है उसके बाद 7 जज साहिबान का तो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद है। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये इशारा कर रहे हैं कि 22 की समात का भी उनका नोट है, तो इसका मतलब है कि फिर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिख रहे हैं तो फिर बाकी जज साहिबान जो हैं वो भी इस हवाले से, जब ये बेंच 9 रुकनी था और जस्टिस काजी फैज़ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से बाकी जज साहिबान भी इन सारे मामलात के ऊपर कुछ लिख सकते हैं। तो जो सूरत हाल है वो गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। आइंदा अदालती जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे अदालती छुट्टियों के बाद या चीफ जस्टिस के इस टेन्योर के तो सिंह साहब ये हमें नज़र आया है कि पहले ज़ाहिर है सियासी जमातें एतराज़ कर रही थी, उस दरमियान भी हमें नज़र आया कि सीनियर जजेस भी एतराज़ कर रहे थे, और वो जजेस जो ज़ाहिर है आइन की पासदारी की बात कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे होते हैं, वो मुसलसल एतराज़ात उठाते रहे। अब जबकि बेंच बना हुआ है, फिर फुल कोर्ट की बार बार बातें, और चीफ जस्टिस ने इस बात को बार बार नज़रअंदाज किया है। फुल कोर्ट बार बार मुतालबे के बावजूद भी उन्होंने नहीं बनाया है। आपको लगता है क्योंकि टाइम भी उनका बहुत कम रह गया है, कोई तवक्को की जा सकती है कि इस मसले को वो रिजॉल्व कर लें, फुल कोर्ट की तरफ चले जाएं? ये कहाँ जाता नजर आता है मामला और ये केस? देखिए इसी के अंदर अपॉर्चुनिटी भी छुपी है। आज चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम एक मुस्बत जो है ना, हमें अंदाज़े फ़िक्र जो है वो इस्तेमाल करना होगा। मुस्बत तर्ज़ अमल जो है वो कौमों और सोसाइटीज़ के अंदर होता है। अब देखिए कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एतराज़ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर स्टे है, और इस हवाले से जो भी बेंचेस की तश्कील है वो दुरुस्त नहीं है। अब जुलाई में उसकी समात होनी है। अगर वो स्टे ऑर्डर जो है वो वकेट किया जाए, और जैसा कि ये 2 जज साहिबान जो हैं ये कह रहे हैं, और फिर कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दे करके कह रहे हैं, तो फिर और जबकि ये मुकदमा जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं ये मेंटेनेबिलिटी की स्टेज के ऊपर हैं। तो इसमें अगर वायरीज़ जो है वो आर्मी एक्ट के वो मुतल्लका सेक्शन की अगर देखने के हवाले से वो देखते हैं कि इसको मेंटेनेबल करार दे के, और एक सवाल देखते हैं कि इसकी आइनी हैसियत का जायज़ा लिया जा सकता है, और उसके लिए फुल कोर्ट तश्कील देते हैं उन एतराज़ात को ख़त्म करने के बाद जो कि इनके ऊपर आ रहे हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि लैग कर रहे हैं एक ऐसी लेगेसी कि जिसकी वजह से वो याद रखे जाएं, तो वो उसके हवाले से भी एक मौका होगा। क्योंकि जो बार एसोसिएशंस हैं, जो वकला तंजीमें हैं, वो भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ खड़ी हैं।
तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं और फुल कोर्ट जो छुट्टियों के बाद बनता है, इन सवालात के ऊपर चीफ जस्टिस इन एतराज़ात की सूरत में इनको दूर करते हुए एक फुल कोर्ट तश्कील देते हैं, तो फिर उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से जो भी फैसला आएगा, ना सिर्फ ये कि उस फैसले की एक जो है अवामी हमायत भी होगी, सियासी जमातों की तरफ से भी और वकला की तरफ से भी, तो वो चीफ जस्टिस शायद एक अच्छी लेगेसी लेके जाएं। लेकिन अगर वो अपने इन्हीं मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, और जैसा कि अब तो ज़ेर गर्दिश ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि शायद वो जज साहिबान जो कि 22 जून को जो कुछ हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के इस अमल के हवाले से भी जो है वो वहाँ पे चेमगोइयाँ जारी हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी 22 जून के वो 9 रुकनी बेंच के कुछ जज साहिबान जो दूसरी तरफ के हैं वो कुछ अगर लिख देते हैं तो फिर और मज़ीद क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकता है। तो क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी दोनों चीफ जस्टिस के पास हैं। बढ़िया, बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। सियासी मैदान में भी इस वक्त बहुत हलचल है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। IMF का मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और इन आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़जाना ने प्रोग्राम बहाली के लिए न सिर्फ IMF की शराइत तेज़ी से मानी हैं, बल्कि इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी MD IMF के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और अब से कुछ देर पहले IMF के पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान ने IMF के सपोर्ट करदा प्रोग्राम के मुताबिक फ़ैसला कुन इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम में बजट का पास होना भी शामिल है। नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इक़दाम किए गए। नए बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाए गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट में भी इजाफा किया गया है, सख्त किया गया है। अदायगियों के तवाज़ुन की बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जल्द मुआहदे पर पहुँचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली की कोशिशें की हैं और IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम किए हैं। ये मस्बत बयान काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी अरसे बाद सामने आया है। इससे पहले आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के MD से टेलीफोनिक रब्ता किया। इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम पर 1 या 2 दिन में फैसला होने की उम्मीद का इजहार किया। इस दौरान MD IMF ने वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की कोशिशों का एतराफ़ किया, जबकि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका कोशिशों से मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अज़म का भी इजहार किया। जबकि आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न सिर्फ नवे रिव्यू की रकम की बात की, बल्कि इसके अलावा बाकी रकम मिलने की भी उम्मीद का इजहार कर दिया। मामला जी इंशाल्लाह ना सिर्फ मामला तय होगा, मैं आपके ज़रिए ये मेरी विश लिस्ट है कि चूँकि नौवा रिव्यू जो है मीर साहब वो 1 बिलियन के रफली आपको मिलने हैं, और जो टोटल जो प्रोग्राम है उसमें अभी 2.6 बिलियन का अमाउंट अभी अनस्पेंट है, यानी हमें अभी नहीं मिला, उन्होंने हमें नहीं दिया। तो चूँकि 10वां रिव्यू नहीं हुआ उस वजह से, तो मेरी कोशिश है, अल्लाह करे मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँ, अगले 1-2 रोज़ बड़े क्रूशल हैं। 9वां रिव्यू तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तो सेटलमेंट हो जाएगी। अल्लाह करे कि हम जो बाकी बैलेंस है उसका कोई जो मैं कोशिश मैं और मेरी टीम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपना गाइडेंस में उनको भी साथ लूप में रखा हुआ है। हमारी तकरीबन डेली रात 6 बजे के बाद मीटिंग्स होती है बड़ी लंबी, तो इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी कौम को। मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ। अब तक जो हमारी कल रात का तक की जो उनसे जो हमारी फाइनल नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, जो कुछ हुआ है, तो उम्मीद है कि हम ये ना सिर्फ 9वां रिव्यू कर लेंगे, हम रास्ता निकाल लेंगे, या ना सिर्फ 9वें रिव्यू को हमें पैसे मिल जाएंगे, हम बैलेंस का कोशिश करेंगे कि हमें वो कोई रास्ता निकले कि पाकिस्तान को पैसे मिलें। जी, इन मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले रिपोर्टर शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब, अचानक हमें नज़र आ रहा है IMF की तरफ से भी मस्बत बयान का आना, फिर वज़ीर ख़जाना का नवे रिव्यू के साथ साथ बाकी रकम आने की भी उम्मीद का इजहार करना, वज़ीर आज़म का बार बार MD IMF से रब्ता करना। क्या वाकई बहुत कुछ बदल गया है? नवा रिव्यू भी बहाल होगा और शायद उससे भी कुछ बेहतर हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी कोशिशें इस चीज़ की थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाए। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद मुलाकातें की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, 3 दफ़ा उनको खतूत लिखे गए, यहाँ से पाकिस्तान से भी राब्ते हुए, बट जो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ। जैसा आपने ख़ुद कहा
कि जो IMF की स्टेटमेंट भी आ चुकी है। ये जो स्टेटमेंट है इससे एक तो चीज़ वाज़ेह है कि जो दोनों के ताल्लुकात में तलखियाँ थी वो अब नज़र नहीं आ रही। डार साहब का भी आपने देखा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, वो इरिटेट नहीं थे, ब्लेम नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से जो अभी मिशन चीफ ने स्टेटमेंट दी है उसमें भी डिमांड्स नहीं है, उसमें ये कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं। बट इस स्टेटमेंट को और जो डेवलपमेंट है इसको दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। नंबर वन, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कॉल की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को, इसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है। अगर सब अच्छा होता तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता। अब मेरा ख्याल है कि कुछ उस तरफ चीज़ें जा रही हैं जहाँ पे कोशिश ये है कि ताल्लुकात जो है पाकिस्तान और IMF के वो किसी ना किसी सूरत में बरकरार रहें और इसके साथ ही मार्केट्स भी पैनिक ना हो। अगर नॉर्मल रिव्यू कंप्लीट नहीं भी होता तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि दोनों जो इसमें साइड्स हैं वो अपने अपने रिलेशनशिप में रहें और बिल्कुल भी इनके ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता ना हो। आज की स्टेटमेंट जो IMF की है इसमें दो पॉजिटिविटीज़ हैं। नंबर वन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डिसाइसिव एक्शंस लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, ये मिसिंग था माजी की जो उनके जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे उसमें डिमांड्स आ रही थी। नंबर टू, उन्होंने कहा जी कि हम कोशिश करें कि किसी तरीके से मुज़ाकरा जो है उस तरफ जाएं जहां पे पाकिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बहाल रहे। तो इसमें बॉटम लाइन इसमें शाहजेब खानज़ादा साहब यही है कि अगर ये मुआहिदा नहीं होता नॉर्मल रिव्यू का जुमे तक, ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंसमेंट आती है, ना ही बोर्ड की मीटिंग होती है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट्स को और लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अगली मूव कौन सी आ रही है। ये वाला जो प्रोग्राम है ये तो बहरहाल एक नाकामी में ख़त्म हो रहा है। मगर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इस वक्त नवे रिव्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं ना होने के मुकाबले में, या अभी भी मुश्किल लगता है आपको? शाहजेब साहब, सिर्फ 3 दिन जो हैं वो रह गए हैं प्रोग्राम के ख़त्म होने में, और आज जो IMF ने अपनी स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी है। इसका मतलब है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ और ये किसी नतीजे पे नौवीं रिव्यू की हद तक नहीं पहुंचे। तो अब कल सुबह तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो नहीं सकता, अगर होना होता तो IMF आज स्टेटमेंट ना देता। तो मेरा नहीं ख्याल कि नौवां रिव्यू कंप्लीट हो रहा है, इसके अलावा कोई शेप निकलती है उसका वेट करना चाहिए। मगर शहबाज, जो इकदामात की तारीफ करना, फिर कर्ज प्रोग्राम की बहाली, जल्द बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, ये बात करना, ये फिर किस चीज़ की अक्कासी करता है? क्या नवे रिव्यू की तरफ मामला जा रहे हैं, इसकी नहीं अक्कासी करता? IMF का जो एक एक लफ्ज़ होता है वो बड़ा चुना हुआ होता है और इसकी वेटिंग जो होती है वाशिंगटन से होती है, पाकिस्तान से कुछ जारी नहीं होता। पाकिस्तान सिर्फ एक विंडो है IMF मिशन का, जो यहाँ पे उनका ऑफिस है वो एक विंडो है। जो कम्युनिकेशन हो रही होती है बिटवीन वाशिंगटन एंड इस्लामाबाद हो रही होती है। ये स्टेटमेंट इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पॉजिटिव हैं और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो बियॉन्ड 30 जून होगी। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल रिव्यू नहीं होता, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अब होगा क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, अगर होना होता तो आज अनाउंस हो जाता, कल सुबह या कल जो गुजर चुकी है उस वक्त अनाउंस हो चुका होता। तो अब ये बात जो हो रही है, जो स्टेटमेंट आ रही है, मेरा ख्याल हुकूमत की ये कोशिश थी कि IMF को ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिससे मार्केट्स पैनिक ना हो। आपको पता है वैसे तो ईद की छुट्टियां हो गई हैं, अब मार्केट्स ने ओपन होना है अगले हफ्ते से, मंडे से, तो उससे पहले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट विन की गई है। उसके बाद के क्या ताल्लुकात होंगे वो चीज़ें जो है वो अगले 10 दिन तक क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात बता रहे थे। सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली आ रही है, बात करेंगे इसके बाद। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तीनों ही अपने सियासी मुस्तकबिल की तलाश में हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मुज़ाकरात करके मामला तय कर रही हैं, तो तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का मौका ढूंढ रही है जो उसे नहीं मिल रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत ने दुबई में सर जोड़े हुए हैं। नवाज शरीफ लंदन से और राशिद जरदारी पाकिस्तान से दुबई पहुंचे हैं। इन मुलाकातों की खास बात यह है कि उनमें नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज और राशिद जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा और कोई शरीक नहीं है। दोनों जमातों की सीनियर क़यादत भी शरीक नहीं है। नवाज शरीफ और राशिद जरदारी की मुलाकातों में किन बातों पर गौर किया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से बात की। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं, नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं। सबबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सबबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। दूसरी तरफ इमरान खान भी सियासी दौराहे पर खड़े हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं और फिर बार बार कहते हैं कि मैं अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, किसी और से बात नहीं करूंगा। लेकिन इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR से सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाक फ़ौज ये चाहती है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ कर
कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साहब की तज़किरा सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, आप बारहा कहते रहे कि इमरान खान साहब को CBM करने चाहिए, बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके हवाले से भी आपने बताया कि यही बात होती रही। अब खान साहब कह रहे हैं मैं पैगाम बार बार भेज चुका हूँ, मुझसे वो बात ही नहीं करने को तैयार हैं। DGISPR ने भी कहा कि हकीकी सियासी जमातें आपस में बैठकर डायलॉग करें। तो क्या करें अब खान साहब? देखिए जी, खान साहब उनके यहाँ सूबाई मिनिस्टर थे हाशिम डोगर साहब, ये आर्मी चीफ के बैचमेट थे। तो हाशिम डोगर साहब तहरीक इंसाफ में थे। सुना है कि वो भी पैगाम जो है वो लेके जाते रहे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्मी अब रिज़ॉल्व कर चुकी है कि PTI का जो 9 मई का जो इंसिडेंट है, इसके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। और शायद वो डायलॉग क्या करना, वो तो शायद इनको अगले इलेक्शन में अगर ये जीतते भी हैं तो बर्दाश्त ना करें। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को यकतरफ़ा जब कोई बात दूसरा ना कर रहा हो तो आप यकतरफ़ा CBMs करते हैं, आप ऐसे इक़दाम करते हैं। मैं आपके शो में भी पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेहतरीन तरीका तो ये था कि ये कहते कि 9 मई के वाक़े में जो भी इन्वॉल्व है, मैं उन सबको पार्टी से निकालता हूँ और उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करता हूँ, और बिल्कुल साफ़ होके और कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स करते हैं, वायलेंस नहीं करते। तो ये एक अच्छा CBM होता, लेकिन खान साहब ने इसको मुनासिब नहीं समझा। और अब भी मेरा ख्याल है ये रास्ता है कि वो एक डेलीगेशन बनाएं, मुसलसल जो है ये सिग्नल दें। ठीक है, आज नहीं एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही, आज नहीं हुकूमत बात कर रही, महीने बाद कर लेगी, 2 महीने मगर बाद बड़ाई साहब, खान साहब की कंसिस्टेंट लाइन है जिस पर हमने देखा कि DGISPR ने बड़ा सख्त जवाब दिया कि जी ये खुद कराया था इन्होंने, और ये सारा का सारा प्लांटेड था ताकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सके। ये जो खान साहब की रीडिंग है कि मेरे वर्कर सपोर्टर में ये नैरेटिव सेल होता है और लोग बेशक तोड़ लें, मगर जब भी इलेक्शन होंगे मैं जिसे टिकट दूंगा वो जीत जाएगा, इसलिए मैं नैरेटिव सेल करता रहूंगा। आप ख्याल में सही स्ट्रैटेजी नहीं है? मेरा ये देखें, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर कोई फर्स्ट वर्ल्ड का मुल्क होता तो वहाँ हम कह सकते थे कि सिर्फ पॉपुलैरिटी मैटर करती है। यहाँ पे नहीं सिर्फ पॉपुलैरिटी मैटर करती, यहाँ मकबूलियत के साथ कबूलियत है। तो खान साहब भी ये समझे कि मैं सबको गिरा के, सबको नाकाम करके हुकूमत में आ जाऊँगा, वो मुमकिन नहीं। या तो वो इतना बड़ा इनकलाब ले आते, लाखों लोग जो थे उस दिन 10 मई को निकल आते बाहर, वो हो नहीं सका। अगर वो उनका ज़हन में ये इनकलाब भी था तो वो फेल हो गया, और जब इनकलाब फेल हो जाता है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं जो 9 मई के कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। मतलब अगर उनका ये तो कॉन्फिडेंस है ना कि इलेक्शन में बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ खड़ी होगी तो कह रहे मैं जेल में भी होऊंगा, जिसको मैंने टिकट दिया वो जीत जाएगा, इस लेवल की पॉपुलैरिटी है मेरी जमात की। तो अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे गलत है उनका? नहीं, देखिए, वोट बैंक तो मैं बारहा का अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनका वोट बैंक मौजूद है, शहरों के अंदर मौजूद है, और ये वोट बैंक जो है ये इतनी जल्दी इरोड नहीं होगा। लेकिन होता यह है कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें धड़े का वोट होता है। उनकी अगर सारे इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़ जाएंगे, आज भी एहसानुल्लाह टिवाना खुशाब से छोड़ गए, कासम सियालवी छोड़ गए, सारे, यानी हर रोज़ आप किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से सुनते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो छोड़ रहे हैं, तो उनका धड़ा भी छोड़ जाएगा। फिर टाउन्स के अंदर और शहरों के अंदर उनका वोट बैंक रह जाएगा। और वो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का वो बहुत देर तक वो वोट बैंक रहा, 11-12 साल तक। नून का भी 10-11-12 साल तक टाउन्स में वोट रहा। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आपको इक़्तिदार ना मिल रहा हो, अगर तो फ्लोटिंग वोट भी आपको छोड़ जाता है, और फिर आप अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं, फिर आप हुकूमत में नहीं आ सकते। अगर ये जो प्रोसेस इस वक्त PTI के साथ चल रहा है, ये अगर 6 महीने 8 महीने चल गया तो PTI की जो मिडिल क्लास लीडरशिप है वो सारी चली जाएगी PTI को छोड़ के, और फिर PTI का सिर्फ वोट बैंक रह जाएगा। तो पार्टी वोट बैंक कितना होता है, 18%, 20%, 22%, सिर्फ उससे आप जीत नहीं सकते। आपको पर्सनैलिटी वोट बैंक चाहिए होता है, फ्लोटिंग वोट बैंक चाहिए होता है। ये सारे वोट बैंक मिलते हैं तो आप जीतते हैं। अगर आपके पास अच्छे कैंडिडेट ना हो तब भी आप हार जाते हैं। अगर आपके पास इक़्तिदार मिलने का चांस ना हो तब भी आप हार जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स उस वक्त इमरान खान के साथ थे, इलेक्टेबल उनके साथ थे, लोगों को पता था वो जीत रहे हैं, फ्लोटिंग वोट उनके साथ था, लोग रोज़ शामिल हो रहे थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता फैक्टर उनसे जा रहे हैं। अगर खान साहब ने इस्लाह अहवाल ना किया
तो आहिस्ता आहिस्ता वोट बैंक जो है उनका रोड होता जाएगा और लोग जो हैं वो बेहतर चरागाहों की तलाश में निकल जाते हैं। साहब, और ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब का दुबई में होना, मुलाकातें करना, ये आपको क्या नतीजा इसका नज़र आता है, क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो ये वाज़ेह हो गया, मैं काफ़ी अरसे से अर्ज़ कर रहा था कि इन दोनों के मफादात फ़िलहाल एक हैं और ये जो भी कह रहे हैं कि हमारे इख्तलाफ हैं, इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके मुखालफ स्ट्रांग हैं, इनके मुखालफत में पीटीआई का वोट बैंक खड़ा है। जब तक ये उसको हरा नहीं लेते उस वक्त तक ये इकट्ठे रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनको ये ख़तरा भी पड़ गया है, नून को और पीपल्स पार्टी को, कि शायद हम इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र ना रहें और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के सामने आने से इनके ये ख़तरात बढ़ गए हैं। तो इसलिए भी ये मशवरा कर रहे हैं कि ऐसी केयर टेकर सेटअप आए कि जिसको कोई बैला फुसला के अपने साथ ना मिला ले और अगला जो इलेक्शन है वो इनके लिए फेवरेबल हो। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। दादी जी, अल्लाह हाफ़िज़।